हेजिंग क्या होती है और बिगिनर जनरली हेजिंग करते समय कौन सी गलतियां करते हैं, ये हम आज के वीडियो में इन डिटेल समझने वाले हैं। 4 ऐसी मिस्टेक जिनमें से एक ना एक तो आपने ज़रूर की होगी, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि ऐसे मिस्टेक से आपको कैसे बचना है। और हेजिंग को लेके जो लोगों के दिमाग में कुछ मिथ्स हैं वो भी हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी गलतियां समझ में आ जाए और आप आपके ट्रेडिंग जर्नी में ये गलतियां बिल्कुल भी ना करो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों और ये समझते हैं हेजिंग क्या होती है। तो दोस्तों हेजिंग एक ऐसा प्रकार का, आप मान सकते हो एक इंश्योरेंस टाइप का टूल होता है जिसकी मदद से आप आपके जो लॉसेस हैं उन्हें कम कर सकते हो। यानी कि जो आपकी डाउन साइड अनलिमिटेड थी उसको आप लिमिट कर सकते हो और आपकी जो अनलिमिटेड रिस्क है उसको कम कर सकते हो। तो यही सिंपल होती है हेजिंग करना। अब हेजिंग करने के कई सारे मेथड हैं, आपको हज़ारों स्ट्रेटेजीज मार्केट में मिल जाएगी जिससे आप हेजिंग कर सकते हो। और उसमें से सबसे कॉमन प्रोसेस जो मैंने काफ़ी सारे लोगों को फॉलो करते हुए देखा है वो ये है कि अक्सर लोग हेजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हेजिंग का बेनिफिट मिलता है जिससे आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि निफ्टी चल रहा है 25,000 पर। अभी आपको अगर 25,000 का कॉल सेल करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ कॉल सेल करने के लिए तो आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा। तो उसी के सामने अगर आप कोई छोटा आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में कोई कॉल खरीद लेते हो, जैसे मान लेते हैं 25,700 का आपने एक कॉल खरीद लिया, तो ये सेम बास्केट अगर आप एग्जीक्यूट करते हो जिसमें आपने एक कॉल सेल किया है और एक आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में कॉल बाय किया है, तो इससे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है और लगभग आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 50% मार्जिन की वो कम हो जाती है। तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि यही हेजिंग करना है। तो ये हेजिंग तो है दोस्तों, पर ये पार्शियली हेजिंग है। हेजिंग इससे भी बढ़कर होती है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर आपके जो लॉसेस है उनको लिमिट कर रहे हो, पर अक्सर लोग इस प्रोसेस को मार्जिन बेनिफिट यूज करने के लिए करते हैं। और दूसरी चीज ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई पोजीशन में हेजिंग कर ली तो मेरा जो रिस्क है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप कोई भी हेजिंग करते हो तो आपका रिस्क जो है वो लिमिट हो जाता है। यानी कि अगर आपको 1 लाख का लॉस होने वाला होता तो उस केस में आपका अभी लॉस मैक्स टू मैक्स 30,000 पे आ जाएगा। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो जो लॉस है वो आपका कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो हेजिंग से कभी भी आपकी जो रिस्क है वो एलिमिनेट नहीं होती है, वो लिमिट हो जाती है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली मिस्टेक की। अब सबसे पहली मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो है ओवर हेजिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हेजिंग करना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तब होता है दोस्तों जब आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन के पीछे भागते हो। यानी कि आप क्या करोगे, इतना ज़्यादा हेजिंग कर लोगे कि आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वही खत्म हो जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम मार्केट में प्रॉफिट कमाने आए हैं, ना कि लॉस कम करने। तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए दोस्तों कि आप प्रॉफिट बनाओ, ना कि आप जो लॉसेस हैं उनको छोटा करने में ज़्यादा ध्यान दो। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास HDFC बैंक के 500 शेयर्स है और वो 1500 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे, आपके ये जो 500 शेयर्स है उनको हेज करने के लिए आप एक पुट ऑप्शन खरीद लोगे HDFC बैंक का। तो मान लेते हैं कि उसकी 1450 का जो स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है वो आपने खरीद लिया। इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, फिलहाल 1500। तो आपको लगता है कि 50 रुपए से तो ये गिर सकता है, तो आपने 1450 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद लिया। अब पुट ऑप्शन आपने खरीदा कितने के प्रीमियम पे, 20 रुपए के प्रीमियम पे, और 5 लॉट खरीद लिए। तो 20 × 5 × 500, तो ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये टोटल हो जाता है 50,000 के आसपास। तो अगर HDFC 1450 ना जाते हुए 1480 पर ही रुक जाता है तो उस केस में क्या हुआ, तो उस केस में आपके जो शेयर्स हैं उनमें आपको लॉस हुआ लगभग 10,000 का, और जो पुट ऑप्शन आपने बाय किया था उसमें आपको 50,000 का लॉस हो गया। तो इस केस में आपने ज़रूरत से ज़्यादा हेजिंग करके जो लॉस आपका 10,000 का था उसके जगह पर 50,000 का लॉस ले लिया। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी हेजिंग करनी नहीं चाहिए थी, पर आपकी जितनी पोजीशन है उस हिसाब से ही आपको आपकी जो हेजिंग पोजीशन है वो लेनी है। तो अगर आपको पता है कि 50,000 का आपको लॉस हो सकता है तो उसके सामने आपको इंश्योरेंस कितना देना चाहिए,
10,000, 5,000 या मैक्स टू मैक्स 15,000। उससे ज़्यादा अगर आप हेजिंग में लगाओगे तो आपके प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप एंड ऑफ द डे लॉस ही करोगे। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक है दोस्तों हमारी हेजिंग के कॉस्ट्स। अब काफ़ी लोग इस पर तो ध्यान दे देते हैं कि उनको उनकी डाउनसाइड प्रोटेक्ट करनी है, पर ये भूल जाते हैं कि हेजिंग करने में उनका कॉस्टिंग कितना आने वाला है, क्योंकि हेजिंग फ्री में तो नहीं होती, आपको ऑप्शन का प्रीमियम पे करना पड़ता है, आपको हेजिंग के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपको ऑप्शन के प्रीमियम पे करने पड़ते हैं, आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो ये सारे चार्जेस जब भी आप हेजिंग करते हो आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लिया कि आपने निफ्टी 50 के फ्यूचर्स खरीदे, 22,000 पर आप लॉन्ग चले जाते हो, यानी कि 22,000 का आपने निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया और लॉन्ग साइड का आपने ट्रेड लिया। अब ये पोजीशन को हेज करने के लिए आपने आउट ऑफ द मनी पुट खरीदा 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पर। उसका प्रीमियम टोटल आपको पड़ा 5,000 रुपये का। अब अगर मार्केट फ्लैट रहता है या हल्का फुल्का ऊपर जाता है तो आपको ये जो आपने फ्यूचर लिया था उसमें आपको प्रॉफिट होगा, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी ये जो 5,000 की जो पोजीशन थी या 5,000 का जो आपका हेज था वो टोटली ज़ीरो हो जाएगा उसके एक्सपायरी के दिन पर। तो इधर क्या हुआ, इधर अभी आपका 5,000 रुपये का प्रीमियम ख़त्म हो गया। अब ऐसे ही अगर आप बार बार करते जाओगे तो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा आपको लॉसेस होंगे। तो आपके जो हेजिंग का कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू आपके प्रॉफिट्स। तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी गलती जो काफ़ी लोग करते हैं, गलत इंस्ट्रूमेंट चुन लेते हैं। मतलब अगर उनके पास निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स हैं, मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास एक पोर्टफोलियो है और उसमें मेरे पास 10 कंपनीज हैं। अब वो 10 की 10 कंपनीज फॉल करती हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर। अब मैं इसे हेज करने के लिए अगर निफ्टी 50 के फ्यूचर सेल करूं या निफ्टी 50 का पुट बाय करूं तो उसमें उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा जितना मेरे स्टॉक्स में आएगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि मिड कैप का इंडेक्स गिर रहा है पर निफ्टी वही अगर स्टेबल रहा तो निफ्टी का पुट थोड़ी ना उतना गिरेगा। निफ्टी का पुट तो जितना निफ्टी गिरेगा उस हिसाब से गिरेगा। तो अगर आप ऐसा गलत इंस्ट्रूमेंट चुन लेते हो कि आपके पोर्टफोलियो में तो मिड कैप भरे पड़े हैं और आप उधर हेज कर रहे हो उसको निफ्टी 50 के पुट से, तो उस केस में उनका कोरिलेशन नहीं होगा और जितना लॉस आपको मिड कैप में होगा उतना आपका ये जो पुट है वो नहीं गिरेगा। तो इस हेजिंग को भी हम प्रॉपर हेजिंग नहीं कह सकते। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट को हेज करना चाहते हो आपको उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करना चाहिए हेज करने के लिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हेज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चौथी मिस्टेक है दोस्तों टाइमिंग की। अब ये भी बहुत लोग करते हैं, मतलब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि वो बजट वाले दिन या ऐसा कोई भी अगर इवेंट आने वाला हो तब उनको कोई प्रेडिक्शन लेना होता है और उस प्रेडिक्शन के चक्कर में वो पोजीशन लेते हैं और उसको हेज करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी को लगता है कि आने वाले क्वार्टर में किसी एक्स स्टॉक का जो रिजल्ट है वो खराब आने वाला है और वही सेम स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आपके पास बहुत ही अच्छे खासे क्वांटिटी में है। जैसे ये एक्स स्टॉक है, आपके पास उसके 500 शेयर्स है और आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर में इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो घट सकता है और उसके कारण ये जो स्टॉक है वो नीचे गिर सकता है। तो आप क्या करते हो, आप एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हो, पर आप गलती ये करते हो आप इस मंथ के एक्सपायरी का पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। वही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब रिजल्ट कब आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद प्राइस में फ्लक्चुएशंस होंगी, पर तब तक आपका ये जो पुट ऑप्शन है हेजिंग वाला ये एक्सपायर हो चुका होगा और आपका ये जो प्रीमियम है जो आपने पुट ऑप्शन लेने में गवा दिया वो टोटली ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके लॉसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो आपको टाइमिंग पर भी बहुत ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि 3 महीने के बाद आपका जो स्टॉक है वो गिरने वाला है तो हेज पोजीशन भी आपको उसी हिसाब से लेनी है। आपको लगता है कि इस हफ्ते प्राइस गिरने वाला है तो आपको इसी हफ्ते का एक्सपायरी का पुट लेना है, या तो मैक्स टू मैक्स आप उसके अगली एक्सपायरी का पुट ले सकते हो। अगर आपको लगता है 4 हफ्ते बाद प्राइस में कुछ चेंजेस आने वाले हैं तो आपको उसी हिसाब से पुट लेना है 4 हफ्ते के बाद के एक्सपायरी का। आप इस हफ्ते के एक्सपायरी का पुट ले लोगे तो उसमें थोड़ी ना मूवमेंट आएगा, वो तो एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा एनालिसिस आपको हमेशा करना है जब भी कोई आप हेज पोजीशन लेते हो। और ये आपको कैसे आएगा? ये आपको आएगा एक्सपीरियंस से। तो जनरली दोस्तों आप जब कभी भी कोई भी अपनी मेन पोजीशन लेते हो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसको मैं हेज कैसे करने वाला हूँ और फिर ही आप दोनों पोजीशन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको हमेशा ग्राफ यूज़ करना चाहिए चेक करने के लिए कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे रिटर्न्स यील्ड करने वाली है। तो दोस्तों आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए और स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए आप ज़ीरोधा का जो वेब इंटरफेस है वो यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको सेंसिबल का एक्सेस मिल जाता है।
अगर उसके सिवा अगर आपको कोई दूसरी वेबसाइट पता है जहाँ पर आप स्ट्रेटेजी आपकी टेस्ट कर सकते हो तो ज़रूर आपको उस वेबसाइट पर जाना चाहिए और वहाँ पर पहले आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे परफॉर्म करेगी उसका ग्राफ ज़रूर से एनालाइज करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको सारी मिस्टेक समझ में आ गई होगी। अगर आप भी कोई इसमें से मिस्टेक करते थे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।